जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PRC 5 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ बिज़नेस। वैसे अगर आप पढ़ने के लिए अगर मुझसे आर्डर पूछें तो पहले आप दूसरा चैप्टर कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि वो बेसिक जो हमारी बिज़नेस स्ट्रक्चर है, टाइप्स ऑफ बिज़नेस है, उससे रिलेटेड है। लेकिन बहरहाल चूँकि आई कैप ने जो ऑर्डर दिया है वो ये ऑर्डर है, तो उसका पहला चैप्टर नेचर ऑफ बिज़नेस है। मैं उसी ऑर्डर के लिहाज से आपको पढ़ाने लगा हूँ जी। तो पहला चैप्टर नेचर ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस है क्या चीज़ जी। तो बिजनेस इज ए कमर्शियल एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व। तो ये एक कमर्शियल एक्टिविटी है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है। तो ये कमर्शियल एक्टिविटी, इवन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी आप इसको कह सकते हैं, या कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी आप इसको कह सकते हैं जी। तो बिजनेस का मकसद क्या है? बिजनेस जो है वो हम करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क लेते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। तो द बिजनेस अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। तो ये प्रॉफिट कैसे आता है? हम गुड्स और सर्विस बिजनेस में प्रोड्यूस करते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज आगे लोगों को हम सेल करते हैं, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को, तो उससे हमें आता है प्रॉफिट जी। अब प्रॉफिट क्या चीज़ है? वैसे तो प्रॉफिट जो है वो जाहिर सी बात है, एंटरप्रेन्योर जो कि बिजनेस करता है उसका रिवार्ड होता है। कई तरह से इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है जी। तो प्रॉफिट मींस डिफरेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ये जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है, ये प्रॉफिट है। एक तरफ तो आपकी रेवेन्यू होती है। अब रेवेन्यू क्या चीज़ है? आप कोई जो गुड या सर्विस बना के सेल करते हैं, उससे जो आपको प्रोसीड्स होती हैं, जो मनी आप रिसीव करते हैं बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। दूसरी तरफ आपकी कॉस्ट होती है। कॉस्ट क्या चीज़ है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड या स्पेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक तरफ आपकी रेवेन्यू है, एक तरफ कॉस्ट है। तो ये जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस, फर्ज करें अगर कॉस्ट कम हो जाती है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, और अगर कॉस्ट उतनी है लेकिन आप रेवेन्यू बढ़ा लेते हैं तो भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो प्रॉफिट जो है वो बेसिकली डिफरेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट होता है जी। द की वेरिएबल टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए जो की वेरिएबल है, फिर यही हुआ है कि हमारा प्रॉफिट कितने है, कॉस्ट कितनी है, रेवेन्यू कितनी है। क्योंकि रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस जो है वही प्रॉफिट है। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड रिस्क। अब ये चीज़ें, अच्छा चूंकि हमारा अब जो नया सिलेबस है आई कैप का, ये जो स्कीम 2022 की है, इसमें ये जो PRC के पेपर हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हैं और ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव MCQs होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, बिटवीन द लाइंस आपने पढ़ना है। यानी कोई चीज़ जो है वो इग्नोर नहीं करनी है। इन्हीं के ऊपर MCQs आ जाते हैं। जैसे प्रॉफिट क्या है, वो डिफरेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट है, और इसकी डेफिनेशन भी है कि इट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर फॉर टेकिंग रिस्क एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। ये भी डेफिनेशन है, ये भी आ सकती है। फिर देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट और रिस्क। रिस्क और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ग्रेटर द रिस्क, ग्रेटर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जितना ज्यादा रिस्क होगा, ये आप आम अल्फाज में भी सुनते हैं, जो आम लोग जो कि बिजनेसमैन है वो ये कहते हैं कि भाई जितना ज्यादा रिस्क है इतना ज्यादा प्रॉफिट है। तो ये बेसिकली फार्मूला यही है कि ग्रेटर द रिस्क, ग्रेटर इज द चांसेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जितना ज़्यादा रिस्क होता है इतना ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस के चांसेस जो हैं वो भी होते हैं। चलें जी, अब हम आते हैं ये रेवेन्यू। तो अभी हमने चूंकि प्रॉफिट को देखा, जो डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट है। अब रेवेन्यू क्या चीज़ है? वैसे तो हम डेफिनेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रेवेन्यू मीन्स मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स, आगे इसकी डेफिनेशन भी आएगी वैसे तो,
ऑल दी टेंजिबल्स और गुड्स, जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं, जो विजिबल हैं, जो स्टोर की जा सकती हैं और कोई ना कोई हमें बेनिफिट भी देती हैं, जैसे ये मार्कर, जैसे ये टेबल, ये कैमरा, ये मोबाइल सेट और ये एलसीडी एलईडी वगैरह, ये सब कंप्यूटर्स, ये सब जो है ये टेंजिबल हैं, ये गुड्स हैं। लेकिन जो मेरी सर्विसेज हैं, ये जो एक्टिविटी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, सो दिस इज सर्विस। इसी तरह से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आप कोई गुड सेल नहीं करेंगे, आप सर्विस ही सेल करेंगे। और आपकी सर्विस जो होगी उसको कंसल्टेंसी सर्विसेज बोलते हैं, यानी आप ऑडिट की सर्विस, अकाउंटिंग की सर्विसेज और टैक्स की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से एक लॉयर जो है वो लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर इसी तरह से एक डॉक्टर जो है वो मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है जी। तो रेवेन्यू क्या चीज़ है? रेवेन्यू मीन्स मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो हम पैसे या रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये भी आप कह सकते हैं। कॉस्ट क्या चीज़ है? कॉस्ट मीन द ओवरऑल अमाउंट इनकर्ड, इनकर्ड मीन स्पेंट, ओवरऑल अमाउंट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो गुड्स और सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर जो आपके पैसे खर्च होते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट। अब ये सब चीज़ें आपको बिजनेस से रिलेटेड पता होने चाहिए। आप बिजनेस का सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस गो, ये नया सब्जेक्ट है, पहले ये नहीं था। थोड़ा पार्ट किसी जगह पे आगे मौजूद था BMBS में, कैफ में, लेकिन अब ये एक नया सब्जेक्ट आया जो कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के नाम से, जो कि इसमें PRC में मौजूद है। आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? इस वजह से पढ़ाया जा रहा है, ये सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आपने CA करके, अल्लाह करे आप क्वालिफाई कर जाएं, ये आपकी भरल मेहनत के ऊपर भी, डेडिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, कंसिस्टेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितनी एफर्ट करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जब CA कर जाते हैं तो आपने क्या करना है? या तो आपने अपना बिजनेस करना है, क्योंकि ये आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग ही इसी तरह की है। या तो आपने अपना बिजनेस करना है, नहीं तो आपने किसी मियाँ साहब की या किसी सेठ की जो है वो फैक्ट्री बिजनेस को आपने लुक आफ्टर करना, उसको आपने चलाना है। तो इन दोनों कामों के लिए बिजनेस की नो हो आपको पता होनी चाहिए। तो इस वजह से ये आप पढ़ रहे होते हैं जी। अब कॉस्ट क्या क्या चीज़ है? कॉस्ट जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर आती है? रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो आप गुड या सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है। जाहिर है कोई रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, इनपुट लगाएंगे तो आपकी आउटपुट बनेगी। फिर वेज कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या चीज़ है? अमाउंट स्पेंड ऑन दी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे अगर टेबल आप प्रोड्यूस करते हैं, आपका बिजनेस जो है वो फर्नीचर का फर्ज करें, तो फिर रॉ मटेरियल कौन कौन सा होगा? ये रॉ मटेरियल जो है वो वुड की सूरत में होगा, वो नेल की सूरत में होगा, कील जिसको हम बोलते हैं, वो इसको जोड़ने के लिए ग्लू की सूरत में होगा। ये रॉ मटेरियल है इसके लिए जी। वेज कॉस्ट, तो फिर आप कोई लेबर भी लगाएंगे इसको ये प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये उसकी जो लेबर आप पे करेंगे उसको हम वेज रेट बोलते हैं लेबर को, उसका जो रिवार्ड होता है वेज कॉस्ट भी आएगी, जो कि खासी बड़ी कॉस्ट होती है। नंबर 3 अदर एक्सपेंसेस, जो उसमें बाकी सारे एक्सपेंसेस जैसे यूटिलिटीज़ हैं, पानी बिजली गैस को हम यूटिलिटी बोलते हैं। रेंट कॉस्ट, जहाँ पे आपने फैक्ट्री लगाई हुई है, फर्नीचर फैक्ट्री, उसकी रेंट भी होगा। ट्रांसपोर्टेशन, आपकी गुड्स और सर्विसेज को, रॉ मटेरियल को लाने के लिए, फिनिश गुड्स को जो है वो वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए या शोरूम तक पहुंचाने के लिए आपकी कॉस्ट आती है, ये होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जी। ये तो मुख्तलिफ तरह की जो है वो कॉस्ट आती हैं जी। अब हम आते हैं गुड्स क्या चीज़ें, जैसे वैसे हम डिफाइन कर चुके हैं, और ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में भी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इधर भी उसी तरह से डिफाइन करते हैं। बेशक आप वो डेफिनेशन लिख लें, कोई फ़र्क नहीं है जी। ऑल द टेंजिबल्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर गुड्स, जैसे कार है, एप्पल है, बुक है, डस्टर है, मोबाइल सेट है, ये मार्कर है, ये टेबल है, ये कैमरा है, जितनी भी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, वो विजिबल है, हम उनको स्टोर कर सकते हैं, दे आर गुड्स, इनको हम गुड्स बोलते हैं। जबकि सर्विसेज जो हैं दे आर नॉन टेंजिबल,
सो ऑल द नॉन टेंजिबल दैट सेटिस्फाई सर्टेन ह्यूमन वांट्स, जैसे मेडिकल चेकअप है, जैसे अकाउंटिंग की कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, ट्यूशन फीस हैं, और लॉयर की मेडिकल सर्विसेज हैं, ये सब जो हैं ये नॉन टेंजिबल हैं। सो ये सर्विसेज हैं, और ये भी जाहिर सी बात है दोनों चीज़ें, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के तो सर्विस ही प्रोड्यूस करते हैं, वही सेल करते हैं, कोई गुड सेल नहीं करते हैं। टीचर भी सर्विस सेल करता है, डॉक्टर भी सर्विस सेल करता है, लीगल सर्विस जो है वो लॉयर सेल करता है। तो आजकल की जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा जो ये कंट्रीब्यूशन होता है हमारी नेशनल इनकम में, वो सर्विस का होता है। यानी 60% से भी ज़्यादा, पाकिस्तान में भी तकरीबन इसी तरह से है। जितना ज़्यादा डेवलप कंट्री होगा, इतना सर्विसेज का शेयर वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो सर्विसेज जो है वो आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। अब ये बिजनेस जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी। बिजनेस, एक तो ये है कि इसकी बिजनेस की इंपॉर्टेंस यह है कि बिजनेस क्रिएट्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस से हम क्या करते हैं, हम वो एक्टिविटी करते हैं जो कि गुड और सर्विस प्रोड्यूस करती है जी। तो बिजनेस क्रिएट्स गुड्स एंड सर्विसेज विच इज द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितनी ज्यादा गुड्स और सर्विसेज होती हैं, इतना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होता है। जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज ज्यादा होगी, इतना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है can be measured by the quantity of goods and services people can buy with given income। ये BY नहीं, ये BUY buy है, ये BUY buy, ठीक है। तो ये BUY buy, तो जो हम बाय कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में फैक्ट्रीज अगर बंद हो जाती हैं तो आउटपुट गिर जाती है, तो हमारे पास लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज होती हैं, तो फिर हम गरीब होते चले जाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो गया हुआ। जितनी ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज होंगी, जितनी फैक्ट्री चलेंगी, इतनी ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी, इतना फिर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर हो जाएगा। नंबर 2, दिस प्रोवाइड्स बेसिस टू कंपेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, जब हम मुख्तलिफ मुल्कों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर करते हैं, तो वो बेसिकली गुड्स और सर्विसेज ही हैं। तो जो बिजनेस गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, मिसल चाइना है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमसे ज़्यादा है, अमेरिका का उससे ज़्यादा है। क्योंकि अमेरिका को तो हम कहते हैं, यूरोप, जापान, ये अफ्लुएंट सोसाइटी हैं, तो इनके पास तो कभी गुड्स और सर्विसेज की शॉर्टेज होती ही नहीं है। सो बेताशा गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है, तो इस वजह से हम उनको कहते हैं अफ्लुएंट सोसाइटी, बहुत अमीर मुल्क हैं, ज़रूरियात से ज़्यादा इनके पास चीज़ें होती हैं। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड, तो इनका फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इतना ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगी, इतना ज़्यादा किसी मुल्क का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब हम मुख्तलिफ मुल्कों का कंपेयर करते हैं, तो वो इनफैक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है जी। ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ICAP ने चूंकि पहले चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन नहीं की हुई है, मैंने यहाँ पे कर दी, उसने अगले चैप्टर में किया। उसकी वजह यह है कि जगह जगह पे ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड आएगा, तो आपको एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन वैसे तो बुक्स में बहुत सारी है, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल अरेंजमेंट। तो नंबर 1, ये एक सोशल अरेंजमेंट है, लोगों का अरेंजमेंट है, ठीक है। फॉर द कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। तो ये सोशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल्स, कॉम्बिनेशन है लोगों का, फॉर द कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। तो एक बाकायदा सिस्टम होगा, कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस होगी, एक हायरार्की होगी, यानी लेयर्स होंगी वहाँ पे उनके लोगों की, जिसमें जैसे टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है, सुपरवाइजरी स्टाफ है, लेबर है, इसको हम हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कमांड भी आप कह सकते हैं। तो ये हायरार्की है जिसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके राइट्स और ये सारी चीज़ें जो है वो मुतय्यन की जाती हैं। ऑफ कलेक्टिव गोल, तो ऑर्गेनाइजेशन के कलेक्टिव गोल जो है उनको अचीव करने के लिए ये की जाती है। तो एक सोशल अरेंजमेंट ऑफ द पीपल फॉर कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ
कलेक्टिव गोल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए ये होती है। जी, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स देखें तो वो टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन की दो तरह की हो सकती हैं। एक जो है उसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसको हम फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, इनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दूसरी तरफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी, अब अगर हम इनके देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये चूंकि जो स्लाइड है ये इस चैप्टर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। ये अगले चैप्टर में आई कि आपने लिखी हुई है, उधर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एटलीस्ट इन चीजों का पता होना चाहिए। कुछ चीजें आई कि आपने दी हुई हैं, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट जो है उसको डिटेल में दिया हुआ आखिरी चैप्टर के आखिरी पेज के ऊपर जाके। जी, तो अब अगर हम देखते हैं तो ये जो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट, एक फॉर प्रॉफिट, जिसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, हम देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, गोल्स और पर्पस। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसका पर्पस टू सीक प्रॉफिट है, टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है दे वर्क फॉर द प्रॉफिट, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, दे प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज टू द पब्लिक, जैसे एजुकेशन की सर्विसेज है, जैसे कि हेल्थ की सर्विसेज है, डिफेंस की सर्विसेज है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ओनरशिप, ओनरशिप नॉर्मली जो है इधर शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर जो बड़ी बड़ी कारपोरेशन है। लेकिन अगर हम छोटे से बिजनेस में जाएं तो वो खुद ओनर ही जो है वो उसका ओनर होता है, ओनरशिप, जिसको हम सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं। और नॉट फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है इनमें जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की होती है या मेंबर्स की होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की भी होती है ना, जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, फ्री एजुकेशन है, मेडिकल है, ये वगैरह, तो ये गवर्नमेंट इनको जो है वो ओन करती है। लेकिन जो मुख्तलिफ तरह की प्राइवेट सेक्टर की सोसाइटीज़ होती हैं, क्लब्स होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, जैसे ईदी है, और तो उनकी जो ओनरशिप है वो मेंबर्स होती हैं। जी, फाइनेंस कौन करता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस करता है। ये फाइनेंस इसके सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट जो उनको हुआ है उसको दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में, प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब दूसरा न्यू शेयर्स, नए शेयर्स जो है उसको मार्केट में सेल करके भी वो फाइनेंस को रेज कर लेते हैं। तीसरा लोन लेके, बैंकों से, इंस्टीट्यूशन से लोन लेके। तो ये इसके तीन सोर्सेज हो सकते हैं। अगर हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं तो जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उनको कौन फंड करता है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट्स दी जाती हैं, ठीक है। फिर जो प्राइवेट सेक्टर की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको कौन फंड करता है? डोनेशन फ्रॉम द पब्लिक, जैसे ईदी ट्रस्ट है, डोनेशन है लोगों के, और उसकी कोई फंडिंग नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। जी, अकाउंटेबिलिटी की तरफ अगर हम आए तो अकाउंटेबिलिटी, ये जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये अकाउंटेबल होती हैं टू द ओनर, टू द शेयर होल्डर। जैसे पार्टनरशिप है तो ओनर जो है वो उसको अकाउंटेबल है। फिर इसी तरह से जो बड़ी कंपनीज हैं, बिग कॉरपोरेशन जो है, उनकी अकाउंटेबिलिटी वो कौन करते हैं? शेयर होल्डर को वो एक्चुअली जो है वो अल्टीमेटली अकाउंटेबल है उनको। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट या मेंबर, यानी जो वो ओनर हैं वो उनको जो है वो डायरेक्ट जो है वो आंसरेबल होते हैं, अकाउंटेबिलिटी उनकी होती है। चलें जी, तो आज की जो ये हमारी वीडियो थी वो एक छोटी सी वीडियो, हमने आज इस चैप्टर को जस्ट स्टार्ट किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम फर्दर जो है इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल आसान चैप्टर है, बिजनेस से रिलेटेड है और आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि आपने जो डिसीजन किया है वो यही किया है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, तो या तो आप अपना बिजनेस रन करेंगे, कोई गुड या सर्विस, या आप किसी का बिजनेस रन करेंगे, तो दोनों सूरतों में आपको ये सब्जेक्ट की नो होनी चाहिए। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज।